हाई फ्लक्स लेक्चर के बाद अभी हम लोग लो फ्लक्स लेक्चर में आएंगे। मेरा सिंपल है, बहुत सिंपल वो है। बट एक बात मैं डॉक्टर राजेश कुमार के बारे में कहना चाहूँगा। नॉट ओनली आई नो हिम एज अ फैंटास्टिक नेफ्रोलॉजिस्ट, in fact I ask him for help, and if I have any difficult cases I ask him actually. But today's lecture was an eye opening. The way he explained everything, जिस तरह से बताया, कई सारे नेफ्रोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे, हम लोगों ने कहा हमने भी सीखा आज। तो इतना अच्छा लेक्चर था, आप लोग खुशनसीब हैं कि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर आप लोगों को और समझाया। थैंक यू। सो माई दिस थिंग इज़, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, टाइम थोड़ा कम है, बाकी भी लोग हैं तो कोई बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि रविशंकर की सितार के बाद ये जॉनी वॉकर का शो जैसा है मेरा, राजेश कुमार के बाद। सो डायलिसिस ऑर्डर, व्हाट डज अ नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? सो जैसे कहा कि डायलिसिस इज अ टीम वर्क, इसको टीम वर्क बोलते हैं। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट, आप लोग, सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो टीम वर्क में जो टी है, TEE, चाय, नेफ्रोलॉजिस्ट उसी उतने के लिए है। आते हैं डायलिसिस यूनिट में, चाय पीते हैं, थोड़ा देखते हैं, निकल जाते हैं। मेन जो है M वर्क, मेन वर्क इज बाय यू ऑल। तो आप लोगों का किरदार बहुत अहम है, और मैं तो खुद बोलता हूँ, पर मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नेफ्रोलॉजिस्ट मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग डायलिसिस अच्छा करते हैं, और डायलिसिस अच्छा करते हैं तो पेशेंट अच्छा रहता है, पेशेंट अच्छा रहता है तो हम लोगों को तकलीफ़ें कम होती हैं, कम फ़ोन कॉल्स आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप डूइंग गुड वर्क। यू आर ऑल डूइंग एक्सेलेंट वर्क एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन। सो एक नेफ्रोलॉजिस्ट क्या चाहता है अपने टेक्नीशियन से? एक्चुअली मैं लेक्चर 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ कि भैया डायलिसिस ठीक तरह से कर, तेरी भी दुकान चलती रहे, मेरी भी दुकान चलती रहे। बट इट्स लिटिल मोर देन दैट। ओके, सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डायलिसिस में डायलिसिस को एक अच्छी तरह से उसका रोल निभाएं, किस तरह से डायलिसिस करना चाहिए। सो जैसे पेशेंट आया तो आप पेशेंट के चार्ट्स रेडी रखें, आए तो उसके वाइटल्स देखें। कई बार ऐसा होता है कि वाइटल्स देखते ही नहीं, ना ब्लड प्रेशर देखा है, मालूम है 2 साल से आ रहे हैं, इनका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है, कई बार चेक नहीं करते। पर मेरे ख्याल से एक आदत बनाए कि डायलिसिस के पहले एक बार उनके वाइटल्स चेक कर ले, एक बार देख लें सब कुछ कैसा है कि नहीं करके। मशीन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट ठीक तरह से करें। स्पेशली जो डायलिसिस ट्यूबिंग रहते हैं वो पेशेंट को ही जाएं। ऐसा नहीं हो कि गोली मारी राम को लगी जाके शाम को, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जिसका है उसी को वो डायलिसिस ट्यूबिंग लगे। अब वो डायलिसिस ऐसा होता है कि आई डोंट नो गुजरात में कैसा होगा, गुजरात में आधे लोग शाह हैं और आधे लोग पटेल हैं, तो सबके उसमें अगर सिर्फ शाह लिख दिया, पटेल लिख दिया, तो फर्स्ट नेम से उसके बाद जाना पड़ेगा। तो कई बार उसे मिस्टेक होती है कि एक का डायलिसिस दूसरे को लगाया। सपोज मानो कर भी दिया, ऐसा हो भी गया, किसी और का डायलिसिस लगा दिया, क्या करेंगे आप? कोई भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। पहले तो मालूम ही नहीं, किसी को बताए भी नहीं। अगर बताएंगे 5 लोग आके वो डायलिसिस को देखेंगे, अरे अरे गलती किया, तहलका मच जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। क्या है, वो स्टरलाइज्ड है, ठीक है, हो गई गलती, चुपचाप सुमड़ी में या तो डायलिसिस कुछ करके बंद करें, लेके जाएं, दूसरा डायलिसिस, नहीं तो हो जाने दें। अगर तीसरे घंटे में पता चला कि किसी और का डायलिसिस लगाया था, चौथा घंटा निकाल लें, सुमड़ी में करके करें। सो वहाँ पे कोई वो नहीं। हाँ, कोई हेपेटाइटिस बी आजकल कहाँ देखते हैं सब पेशेंट, तो कभी गलत ना हो तो सबसे अच्छा। सो नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट्स यू शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। बट अगर मिस्टेक है तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये गलती मत करे कि 50 लोगों को बताया अरे अरे मैंने ये कर दिया करके। सुमड़ी में चुपचाप करके निकल जाएं, पतली गली से, बात खत्म हो गई। प्रिपेयर द पेशेंट एंड उसकी कंडीशन देख के। अभी कोई ब्रेथलेस आया है, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट किया उसको फ्लैट नहीं लिटाएंगे, लेट जाओ मेरे को नीडल डालना है, आप बैठे बैठे भी नीडल डाल सकते हैं। सो कोई ब्रेथलेस है, ऑर्थोपनिक है, उसको पोजीशन
प्रॉप्ड अप देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो अच्छा है उसको लिटाएंगे, प्यार से बात करेंगे, वो करेंगे. देन यू विल कनेक्ट द पेशेंट एंड स्टार्ट डायलिसिस. तो ये बेसिक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करेंगे. एक बार आपने डायलिसिस शुरू किया, पेशेंट को पूछ लिया भैया सब ठीक ठाक है, सर्किट ठीक है, कहीं लीक नहीं है, कुछ नहीं है. फिर आप थोड़ा जाके रिलैक्स करते हैं, मोबाइल निकाले, 1 GB फ्री है, देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्या आया है. जिसकी नई नई शादी हुई है उनके अच्छे अच्छे मैसेज रहते बीवी से, पहुँच गए ना, खाया कि नहीं. जिनकी पुरानी शादी हो गई होती है उनके वो आते हैं, कल मेथी लाने को बोला था, धनिया लेके आए, आते वक्त बदल के धनिया वापस लेके आए करके. तो वो सब पढ़ लें, सब कुछ ठीक है. एक 10-15 मिनट्स ब्रेक लिया आपने, चाय पी, मैसेजेस देखा, दुनिया में क्या चल रहा है, इजराइल ने किसको बॉम्ब किया, गाज़ा में क्या हुआ, सब खुश हो गए. एक बार फिर राउंड लीजिए. वी एक्सपेक्ट दैट. एक बार देखें सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ नीडल का प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर्स ठीक हैं, अच्छी तरह से फ्लो सब एडजस्ट किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ द बेसिक वी एक्सपेक्ट कि सब पेशेंट्स का आप करेंगे. एक बार डायलिस शुरू हो गया, आपने अच्छी तरह से शुरू कर दिया, वी एक्सपेक्ट कि आप उसको मॉनिटर करेंगे, बीच बीच में राउंड, किसी को कोई प्रॉब्लम है. आजकल बहुत सारे टाइम ब्लड प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशीन में ही ब्लड प्रेशर वो मॉनिटर करते रहते हैं. सो ब्लड प्रेशर अगर देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कीजिए, पेशेंट्स की कंडीशन मॉनिटर कीजिए. कोई तकलीफ हो रही है डायलिसिस में, कॉम्प्लिकेशंस, रिस्पॉन्ड टू दैट. कॉमनेस्ट कौन सा है प्रॉब्लम? हाइपोटेंशन. करेक्ट. हाइपोटेंशन इज द कॉमनेस्ट सॉर्ट ऑफ जो तकलीफ होती है डायलिसिस के टाइम पे. मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, वो हाइपोटेंशन ऐसी बला जैसी रहती है कि वो पेशेंट ऐसा लगता है कि भाई गया. और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स टेक्नीशियन जाके वो CPR शुरू करते हैं, धाड़ 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 करके. कुछ नहीं करना है, वो बेहोश सब पड़ा है, ऐसा लगता है गया है करके, सिर्फ डायलिसिस का फ्लो कम करना है. एक सलाइन दीजिए, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, फ्लैट कर दिया, हेड लो करें. पर होता क्या है कि वो चढ़ के धाड़ मार के करके, और वो ऑलरेडी हिपेरानाइज्ड है. हिपेरिन हो के वो जो इधर हेमाटोमा होता है, 1-2 साल तक वो चिल्लाता रहता है, ओ संके साहब ने वो कर दिया था मेरा, इसने वो कर दिया था. वो डायलिसिस से तो उभर गया, हाइपोटेंशन तो उभर गया, लेकिन वो दिन दर्द जो रहता है मार मार के जो करते हैं, कुछ नहीं करना है. हाइपोटेंशन के अंदर ऐसा ही लगता है जैसे कार्डियक अरेस्ट, ना आपको पल्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा, नथिंग. जस्ट गिव सलाइन, स्लो डाउन, स्टॉप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 2 मिनट्स में दे विल बी बैक टू नॉर्मल. तो वो CPR VPR जो बोलते हैं वो कभी सोचना भी नहीं करने का, अनलेस और वो वैसे भी कोने को आप RM को बुलाएं. बट फर्स्ट दिस थिंग, इफ इट इज सडन हाइपोटेंशन, इज जस्ट रिप्लेस सम फ्लूइड एंड दे विल बी ऑल राइट. क्रैम्प्स आते हैं, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्रैम्प्स हैं. एज अ टेक्निक डायलिस नेफ्रोलॉजी से एक्सपेक्ट कि क्रैम्प्स के लिए आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम करें, बंद करें. एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट इज a 25% ग्लूकोज, नॉट कैल्शियम ग्लूकोनेट. एंड मोस्ट ऑफ देम विल जस्ट रिकवर. सो रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डायलिसिस. जो भी चीज़ ठीक नहीं है, किसी को राइगर आया, किसी को फीवर आया, रिस्पॉन्ड, गिव पैरासीटामॉल, कॉल द RMO, इन्फॉर्म योर हायर अप, एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. रीअसेस. कोई पेशेंट बार बार हाइपोटेंशन में जा रहा है, वी एक्सपेक्ट यू टू रीअसेस कि क्या उसका ड्राई वेट बढ़ रहा है, आर वी रिमूविंग मच मोर, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है. उसको पूछे क्या वो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेके आया है. किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो वो आप असेस करें, भाई इंसुलिन तो नहीं ले लिया, कुछ टैबलेट्स आपके डायबिटीज़ तो नहीं लेके आ रहे हैं. सो रीअसेस कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, एंड रिकॉर्ड. जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखें, आप ही का फ़ायदा है. बार बार अगर कोई चीज़ हो रही है आप चांस मत लें. इन्फॉर्म नेफ्रोलॉजिस्ट, इन्फॉर्म हायर अप्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है. सो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लें. दैट वी एक्सपेक्ट एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट कि खुद तक मत रखें. किसी को बार बार हाइपरकैलेमिया होता है, आपका काम नहीं है नेफ्रोलॉजिस्ट को बोले भाई हाइपरकैलेमिया इनका रहता है, कितना दें. और कई बार ऐसा डॉक्टर उन्होंने बोला था 2-2 घंटे पोटेशियम फ्री, वो भी डेंजरस है. सो रिकॉर्ड करके नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना, दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, 4 घंटे सब आए, थोड़ा सा देखा, निकल गए. आप और पेशेंट दोनों के बीच में ही सब कुछ है. तो एनीथिंग गोज रॉन्ग, फाइंड आउट रीज़न. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, बेस्ट इज टू इन्वॉल्व योर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड इन्फॉर्म हिम व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. एक बार डायलिसिस ख़त्म हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है.
एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट आई एक्सपेक्ट कि डायलिसिस के बाद आप पेशेंट के सिम्टम्स इवेल्युएट करेंगे, आप ठीक हैं कि नहीं, कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, वाइटल्स विल चेक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर आप जरूर देखिए, उसके बारे में बताऊंगा क्या, और वेट चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कितना अल्ट्राफिल्ट्रेशन किया। और अगर स्टैंडिंग बीपी लो है आप उसको घर मत भेजिए जब तक वो सेटल नहीं होता, कई बार होगा इसको 5 मिनट लगते हैं। बेस्ट इज़ टू मेक हिम लाई डाउन अगर एक्स्ट्रा बेड है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि रश रहता है, नेक्स्ट पेशेंट खड़ा रहता है, उसका बीपी लो है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा किया है, रिप्लेस नहीं किया है, वो जाता है उस टाइम तक ठीक रहता है, वहाँ कहीं जाके लिफ्ट के उधर खड़ा होता है और वेट करता होता है लिफ्ट के लिए, और वहीं ज़मीन पे गिरता है, हाइपोटेंशन वेजोवेगल जो भी खट कर गिरता है, हिपेरानाइज्ड है, एक बड़ा हिमेटोमा, इंट्रासेलुलर हेमरेज, कुछ फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे ब्लीडिंग। सो जो पेशेंट को लगता है आप ठीक नहीं हैं, इवन आपने बैठा है भी कोई कुर्सी पे 5 मिनट के लिए, थोड़ा कुछ नींबू शरबत लिया, कुछ लिया, समथिंग बेटर, सब कुछ ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव स्टेप हो गया, आपको 5 मिनट उसको देने पड़े, बट वो नहीं गिरा, फ्रैक्चर नहीं हुआ, हिमेटोमा नहीं हुआ, न्यूरो सर्जरी नहीं हुआ, प्रिवेंटिव स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। सो इवेल्युएट सिम्टम्स, रिस्पॉन्ड टू दैट, कोई जल्दबाजी नहीं किसी को घर भेजने के लिए, वाइटल चेक कीजिए, वेट चेक कीजिए, इंस्ट्रक्ट पेशेंट्स कि भाई अगर ठीक नहीं है बाहर बैठें, आधे घंटे बाद हमको आके बताएं क्योंकि आप बिजी हैं, अगर ठीक नहीं तो आरएमओ को बुलाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें। सो आई थिंक इंस्ट्रक्ट पेशेंट्स कि ये सिम्टम्स अगर हैं किस तरह से वो करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे जो काम, अहमियत का काम आप लोगों का वो है पोस्ट डायलिसिस जो बेल्ट बांधते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कितने घंटे बाद उसको बंद करना है, निकालना है, ये सब एक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं करता, और वो सबसे अच्छा आप कर सकते हो क्योंकि उनका आपका और उनका रिलेशन वैसा है। किस तरह से बेल्ट बांधना, किस तरह से उसे खोलना, कैसे देखना, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किससे वापस वो करना, ये सब छोटे छोटे टेक्निक है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझा सकते हैं। तो आपके लेवल पे ये काम किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। एक्सेस केयर, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का रोल डायलिसिस शुरू करने मॉनिटरिंग के बाद है, आप किस तरह से वो एक्सेस को क्लीन, नीट, ड्यूरेबल, लॉन्गेविटी के साथ रखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एवी फिस्टुला और दूसरी तरफ देख रहे हैं पर्म कैथ। ये जो पर्म कैथ देख रहे हैं, ऐसा पर्म कैथ हम लोगों के लिए ड्रीम है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हर बार ये पर्म कैथ इस तरह से दिखाई दे, नीट, क्लीन, एग्जिट साइट अच्छा हो। अगर आपने पर्म कैथ को अच्छी तरह से क्लीन किया, अच्छी तरह से उसकी देखभाल की, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, एक्सपेंसिव भी है, और किसी के पास शायद फिस्टुला के लिए कोई जगह नहीं है, उसका वही लाइफलाइन है। तो एक ऑर्डिनरी कैथेटर केयर और पर्म कैथ केयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर्म कैथ केयर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हो, बहुत टाइम चलना चाहिए, एक बार एग्जिट साइट इन्फेक्शन हुआ लेने के देने पड़ जाएंगे। सो एक्सेस केयर में आपका रोल बहुत 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 ज़्यादा है। सो अगर एवी फिस्टुला केयर क्या करेंगे आप, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबसे अच्छे एसेप्टिक प्रिकॉशन, जैसे डॉक्टर सुबह उन्होंने बताया फिस्टुला के टाइम पे कैसे एसेप्टिक प्रिकॉशन लेने चाहिए, आपको सबको पता है, जितना पेनलेस हो। इमेजिन कीजिए 3 बार हफ्ते में आते हैं और एक सेंसिटिव एरिया है ये, वहाँ पे 2 पंक्चर्स करने हैं, तो जितना आप प्यार से, धीरे से, जितना पेन फ्री कर सके उतना पेशेंट के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। कई लोग ऐसा रफ रहते हैं, मीन्स वो हमारे एक हॉस्पिटल में बहुत दूर से मैं जब गेट से आता हूँ मालूम पड़ता है ये टेक्नीशियन आज ड्यूटी पे है, वहाँ तक चिल्लाने की आवाज़ आती है पेशेंट की। तो वो नहीं होना चाहिए, जितना पेनलेस हो। और एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ हमेशा, फिस्टुला पंक्चर करते वक्त जल्दबाजी मत करें। एक बार वो फिस्टुला हुआ, ब्लड आया, गो लिटिल स्लो एंड गो इन। वो आते ही खट करके घुसाते हैं, कई बार वो उसमें इंटीमा डैमेज होता है, एक बार इंटीमा डैमेज हो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस शुरू होता है। सो गो स्लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट अगर फिस्टुला अच्छा रहा, आपकी लाइफ अच्छी, हम लोगों की लाइफ अच्छी। सो पेन फ्री एज फार एज पॉसिबल। स्टेप लैडर के बारे में बताते हैं। आई डोंट वॉन्ट, नो नेफ्रोलॉजिस्ट वॉन्ट्स टू सी दिस, एकदम डिसहार्टनिंग। ये अभी परसों का ही पेशेंट है, इतना अच्छा फिस्टुला था बट ये हालत हो गई है उसकी। नो नेफ्रोलॉजिस्ट वुड लव दिस टू सी। तो जहाँ तक हो सके
ऐसे सीन न रहें। और अगर फिस्टुला थ्रोम्बोज हुआ, हिमेट हुआ, उतना टाइम हमको वो जुगुलर कैथेटर रखना पड़ता है। हमारा बेसिक पर्पस रहता है जितना जल्दी हो, जैसे ही फिस्टुला मैच्योर हो, पेशेंट फिस्टुला पे आए, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें निकल जाएं। सो वी एक्सपेक्ट यू टू नॉट क्रिएट सच थिंग्स। हर बार आपकी गलती नहीं रहती, पर कई बार होता है कि थोड़ा जल्दी से नीडल निकाल दिया, नीडल निकालते वक्त थोड़ा वो हुआ, तो एक थोड़ा सा टाइम डालने के वक्त और वो नीडल निकालने वक्त अगर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ले, एंड इफ फिस्टुला वर्क्स वेल, नथिंग लाइक इट। स्टेप लैडर जैसे बोलते हैं कि फिस्टुला के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही जगह पे पंक्चर मत करते रहे, अलग अलग जगह पे करें तो उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। यहाँ पे देखिए जैसे एक ही जगह पे क्या, तो कैसा एन्यूरिज्म, वो एरिया वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद फिर वहाँ हाई प्रेशर की वजह से वहाँ पे एन्यूरिज्म होने लगते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथेटर केयर, अगेन एज मच एज पॉसिबल वी एक्सपेक्ट आप एसेप्टिक प्रिकॉशन, फिस्टुला से डबल। फिस्टुला में थोड़ी भी बारीकी को मिस्टेक चलेगी, बट ये टोटली आर्टिफिशियल जगह है, आर्टिफिशियल मटेरियल है, यहाँ पे मैक्सिमम केयर एज फार एज एसेप्टिक प्रिकॉशन। प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग के कई बार ऐसा हम देखा है कि इतना बड़ा गॉस पीस लेते हैं और छोटा सा डायनाप्लास्ट निकालते हैं और उसके ऊपर डालते हैं, वो सब जगह से निकला रहता है। लिटिल एज पॉसिबल गॉस पीस लें, एंड एज बिगर एज डायनाप्लास्ट, एक डायनाप्लास्ट वो ऐसा चिपकना चाहिए, दो फिंगर्स एट ऑल 4 प्लेसेस। एक बार अच्छी तरह से डायनाप्लास्ट चिपका है वहाँ पे, आपको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसको देखने की ज़रूरत नहीं। और अगर कैथेटर स्टेबल है तो मूवमेंट्स कम हैं, अगर मूवमेंट्स कम हैं तो बैक्टीरियल माइग्रेशन भी कम है, स्पेशली इन टेम्पररी कैथेटर, क्योंकि टेम्पररी कैथेटर में स्किन के नीचे ही वेन है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो सीधा वेन में ही है। सो कैथेटर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलता टेम्पररी कैथेटर में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हाथ मत लगाएं, इतना अच्छा ड्रेसिंग करें कि वो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हिपैरिन लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छी तरह वो आप लोग जानते हैं, पर कैथेटर के अंदर स्पेशली इन पर्म कैथ वो देखिए 1.2 है, 1.3 कितना सीसी है, प्रॉपर हिपैरिन लॉक। एक ही मेरा सजेशन है, जब भी आप हिपैरिन लॉक कर रहे हैं, आइदर टेम्पररी और पर्म कैथ, जब आप फोर्स से कर रहे हैं, जब पुश करें उसी टाइम उसको लॉक करें। जब आप उस टाइम उसको लॉक करेंगे तो टिप में वो एक नेगेटिव प्रेशर से थोड़ा भी ब्लड अंदर नहीं आएगा, बिकॉज यू आर पुट इन अ पॉजिटिव प्रेशर में आपने वो लॉक किया है। सो कैथेटर का क्लॉटिंग होना, टिप पे क्लॉट होना या वहाँ पे क्लॉट बनना, एक फ्लैपिंग क्लॉट बोलते हैं, वो बनना, वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। जो कर रहे हैं, यू आर पुशिंग, व्हेन यू आर पुशिंग दैट टाइम क्लिप, तो फुल प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर ही वो बंद होगा, तो वो टिप के अंदर माइल्ड ब्लड भी वो कलेक्ट नहीं होगा, अच्छी तरह से वो कैथेटर चल सकता है। मिसलेनियस टॉक्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब आप बहुत डिटेल में बताया। इन्फेक्शन कंट्रोल हम सब लोगों ने देखा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा डायलिसिस एक टीम वर्क है। पहले मैंने कहा था टी के अंदर चाय के लिए आते हैं, बट एक्चुअल टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। थैंक यू।